पिछले 10 साल में पंजाब और हरियाणा में फसल अपशिष्ट जलाने की घटनाओं में 4% की वृद्धि हुई है। उपग्रह आधारित एक जलवायु संबंधी अध्ययन में पाया गया कि इन क्षेत्रों में साल 2007 से 2017 के बीच अक्टूबर और नवंबर माह में फसल अपशिष्ट जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। इस मॉडल बेस्ड विश्लेषण के मुताबिक पंजाब, हरियाणा से उठ रहे धुएं के हवा के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचने की संभावना है। 18 नवंबर को लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की गई। बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के और गंभीरता से इसे कम करने के उपायों को लेकर चर्चा की गई। हमने उन तथ्यों की समीक्षा की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या NGT ने समय समय पर आदेश दिया है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। हमने ये तय किया है कि इन सभी कार्रवाइयों को एक साथ करके अगले 15 दिनों का एक हम विशेष अभियान चलाएंगे। उस अभियान के फलस्वरूप जो अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी उसको पूरे दिसंबर 31 दिसंबर तक हम लगातार चलाते रहेंगे। भारत के कार्टोसैट 3 उपग्रह लॉन्च का काउंटडाउन अब अंतिम क्षणों में है। इसरो द्वारा 27 नवंबर को श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा कार्टोसैट 3 के साथ 13 अमेरिकी नैनो सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया जाएगा। प्रक्षेपण का सजीव अनुभव करने के लिए इसरो ने ऑनलाइन पंजीकरण खोल दिया है। पंजीकृत दर्शक इसरो की लॉन्च व्यूइंग गैलरी से ये प्रक्षेपण देख सकेंगे। जलवायु परिवर्तन भारत में कुपोषण के स्तर और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों को फिर से बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक अध्ययन में पाया गया कि भारत में 1960 से अब तक मक्का और चावल की औसतन पैदावार में 2% तक की कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान वृद्धि से वैश्विक स्तर पर हो रहे नुकसान का सबसे ज्यादा असर नवजात शिशुओं पर पड़ रहा है, जो फसलों की कीमत बढ़ने और कुपोषण तथा बीमारियों के जीवाणुओं का शिकार होते हैं। ये अध्ययन 35 विश्व स्तरीय संस्थानों की मदद से किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने पहली बार उल्का पिंडों में शर्करा सार का पता लगाया है, जो इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि इन क्षुद्र ग्रहों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं जीवन के कुछ अवयवों का निर्माण कर सकती हैं। नासा के मुताबिक अगर ये सही है तो पृथ्वी से उल्का पिंडों के टकराने की घटना ने पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति में सहायता की हो सकती है। उल्का पिंडों में जीवन निर्माण के कई महत्वपूर्ण घटक पहले ही खोजे जा चुके हैं। इनमें अमीनो एसिड और न्यूक्लियोबेसिस शामिल हैं, लेकिन शर्करा का पता पहली बार लगाया गया है। छब्बीस नवंबर 1876 को अमेरिकी आविष्कारक विलिस हैविलैंड कैरियर का जन्म अंगोला, न्यूयॉर्क में हुआ था। विलिस को एयर कंडीशनिंग के बुनियादी सिद्धांतों को तैयार करने और पहले एयर कंडीशनिंग उपकरणों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। विलिस कैरियर ने बफेलो फोर्ज कंपनी के साथ इंजीनियर के रूप में काम करते हुए अपने कार्यस्थल पर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए पहली प्रणाली तैयार की। 1911 में उन्होंने एक इंजीनियरिंग पेपर प्रस्तुत किया, जिसे एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। 1915 में विलिस ने व्यावसायिक रूप से एयर कंडीशनिंग उपकरणों के निर्माण और वितरण के लिए कैरियर कॉरपोरेशन की स्थापना की। 28 नवंबर 1967 को नॉर्दर्न आयरलैंड की एक खगोल भौतिकी विज्ञानी जोसेलिन बेल ने कैम्ब्रिज में मुलार्ड रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में बड़े रेडियो स्कोप का उपयोग करते हुए पहली बार रेडियो पल्सर का पता लगाया। पल्सर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के साथ तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार है।
जो एक बीकन की तरह रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। तरंग या उत्सर्जन तभी दिखाई देता है जब वो पृथ्वी जैसी किसी वस्तु की ओर इशारा करता है, जिससे उसे स्पंदित प्रभाव मिलता है। जॉसलिन बेल ने अपने टेलीस्कोप डेटा में नियमित रूप से एक असामान्य संकेत देखा और 28 नवंबर को उत्सर्जन की स्पंदित प्रकृति को दिखाने वाली एक विस्तृत रिकॉर्डिंग की। आकाश के अलग अलग हिस्सों से मिलते जुलते संकेतों के अवलोकन ने जॉसलिन बेल और उनके सलाहकार की खोज को एक नई दिशा दी। हालांकि पल्सर की खोज के लिए 1974 में जॉसलिन बेल को नोबेल पुरस्कार के लिए अनदेखा किया गया था, फिर भी उन्हें अपने काम के लिए कई अन्य सम्मान और पुरस्कार मिले, जिसमें सितंबर 2018 में $3 मिलियन का पुरस्कार शामिल था। 30 नवंबर 1858 को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म मुंशीगंज, बंगाल में हुआ था। कई प्रतिभाओं के धनी बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिकी प्राध्यापक का पदभार संभाला। 1895 में बहुत छोटी रेडियो तरंगों के गुणों पर उनके प्रयोगों ने उन्हें कोहेरर पर सुधार करने के लिए प्रेरित किया, जो रेडियो डिटेक्टर का एक प्रारंभिक रूप था, जिसकी मदद से दिसंबर 1901 में इटालियन आविष्कारक गुग्लिमो मार्कोनी ने अटलांटिक के पार रेडियो संकेतों का प्रसार किया। इसके बाद बोस की रुचि प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में हो गई। उन्होंने पेड़ पौधों की प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील उपकरण का आविष्कार किया। बोस ने 1917 में प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया और कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और जीवन भर इसके निदेशक बने रहे।